एक वक्त था जब दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अंधेरे में डूब गई थी। लोगों की जेबें खाली थीं और सपने भी। लेकिन इसी मुश्किल दौर में कुछ लोग थे जो फिल्म्स बना रहे थे, सच्चाई से दूर, सपनों के बेहद करीब। उन्हीं लोगों में से एक था कार्ल डेनहम। कार्ल एक फिल्म मेकर था, लेकिन साधारण डायरेक्टर नहीं, बल्कि एक जिद्दी इंसान। उसके पास एक अधूरी फिल्म थी, कुछ रील्स और एक ऐसा आइडिया जो दुनिया को चौंका सकता था। स्टूडियो वाले उसकी फिल्म बंद करना चाहते थे, लेकिन कार्ल ने फैसला कर लिया, मैं चुपके से निकल जाऊंगा, एक ऐसे आइलैंड पर जहां अब तक कोई फिल्म मेकर नहीं गया। इसी मिशन के लिए चाहिए थी एक एक्ट्रेस, और तब उसकी मुलाकात होती है एक गरीब बेरोजगार लड़की से, एन डैरो। वह एक संघर्षरत स्टेज एक्ट्रेस थी, न पैसा, न खाना, न परिवार। वह एक छोटी सी बेकरी के बाहर खड़ी थी, भूख से कांपती हुई। कार्ल ने उससे संपर्क किया, मैं एक फिल्म बना रहा हूं और तुम मेरी हीरोइन बन सकती हो। एन के पास कोई विकल्प नहीं था और उसने हां कर दी, बिना जाने कि वह कौन सी दुनिया में कदम रख रही है। अगली सुबह कार्ल, एन और पूरी फिल्म क्रू एक शिप पर निकल पड़े, जिसका नाम था द वेंचर। उस शिप में एक और इंसान था, जैक ड्रिस्कुल। वह एक प्रतिभाशाली राइटर था और एन के दिल के बहुत करीब। एन और जैक के बीच धीरे धीरे एक इमोशनल कनेक्शन बनने लगा, जो कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत कुछ बदल देता है। लंबी यात्रा के बाद शिप एक रहस्यमयी जगह के करीब पहुंचता है, स्कल आइलैंड। एक ऐसी जगह जो किसी भी मॉडर्न मैप पर नहीं मिलती, जहां वक्त रुका हुआ था और हवा भी सजा की तरह महसूस होती थी। जब क्रू आइलैंड के करीब पहुंचता है, समुद्र की लहरें बदल जाती हैं, हवा का रंग खोखला हो जाता है और शिप एक पत्थर से टकराता है। द वेंचर अब स्कल आइलैंड के मुहाने पर खड़ा था। सभी क्रू मेंबर्स डर और उत्साह के बीच उस जमीन पर कदम रखने का फैसला करते हैं। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक ऐसा आइलैंड जहां छुपा है एक राजा, जो न इंसान है न जानवर, बल्कि दोनों का मेल है। उसका नाम है किंग कॉन्ग। शिप द वेंचर अब स्कल आइलैंड के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। चारों तरफ घना कोहरा, काले पानी में चट्टानों की परछाइयां और एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे समंदर खुद कह रहा हो, मत उतरना, मत आगे बढ़ना। लेकिन कार्ल डेनहम का जुनून डर से कहीं बड़ा था। शिप एक चट्टान से टकरा जाती है। क्रू मेंबर्स को भारी झटका लगता है। कैप्टन इंगलहॉर्न चिल्लाता है, सब लोग नीचे आओ, हम शोर के बहुत करीब हैं। कार्ल अपने कैमरे की रील्स बचाते हुए चिल्लाता है, बस एक शॉट, मुझे बस एक शॉट लेना है। अब स्कल आइलैंड सामने था। कार्ल, जैक, एन और कुछ और क्रू मेंबर्स एक छोटी बोट लेकर आइलैंड पर उतरते हैं। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें तक जमीन पर नहीं पहुंचती थीं। पीड़न पर लताएं, हवा में अजीब सी गूंज, और एक बहुत बड़ी स्टोन वॉल, जैसे किसी ने इस जंगल को दुनिया से अलग कर दिया हो। तभी अचानक एक पत्थर की दीवार के पीछे से आवाज आती है। एन डर से जैक का हाथ थाम लेती है, और तभी कुछ शैडो जैसी फिगर्स सामने आती हैं। काले कपड़े, गले में हड्डियों की मालाएं, आंखों में वाइल्डपन, स्कल आइलैंड की आदिम जनजाति। वो लोग कुछ बोलते नहीं, बस घूरते हैं, गुस्से और डर के साथ। कार्ल कैमरा निकालकर शूट करने लगता है, लेकिन तभी एक ट्राइबल महिला आती है। वो धीरे धीरे एन की तरफ बढ़ती है। उसका चेहरा डरावना है, और अगले ही पल वो अचानक एन की तरफ झपटती है। जैक बीच में आता है और सभी क्रू मेंबर्स गोली चलाकर ट्राइब वालों को पीछे हटाते हैं। पूरा क्रू भागता है वापस द वेंचर पार। सबकी सांसें तेज हैं। एन पूरी तरह सहमी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा शौक तब आता है जब रात को उसी ट्राइब का एक आदमी चुपचाप शिप पार चढ़ता है और एन डैरो को चुपचाप उठाकर स्कल आइलैंड के अंदर ले जाता है। अगली सुबह एन गायब है। जैक, कार्ल और सब लोग खोज में निकलते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि एन अब एक बलिदान बन चुकी है, एक ऐसे राजा के लिए जो इंसान नहीं, एक दैत्य है, किंग कॉन्ग। एन डैरो अब स्कल आइलैंड के अंदर कहीं गायब थी। आदिवासी लोग उसे उठाकर एक पुराने टूटे हुए बलि मंच पर ले जाते हैं।
उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उसे एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा कर दिया जाता है। यह बलिदान था किंग कॉन्ग के लिए। चारों ओर मशालें जल रही थीं, ढोल बज रहे थे और आदिवासी नाच रहे थे। फिजा में डर घुल चुका था। तभी बहुत दूर से एक आवाज आती है, धड़ धड़ धड़। धरती हिलने लगती है, पेड़ कांपने लगते हैं और जंगल के अंधेरे से वो आता है। पहली बार दर्शक किंग कॉन्ग को देखते हैं, एक विशालकाय जानवर, एक दैत्य, लेकिन आंखों में हैरानी, गुस्सा नहीं, बल्कि अकेलापन, दर्द और ताज्जुब। वो सीधा ऐन के पास आता है। ऐन कांप रही होती है, लेकिन वो चिल्लाती नहीं, भागती नहीं। कॉन्ग एक पल उसे घूरता है, फिर धीरे से उसे उठाता है और जंगल की तरफ चला जाता है। उधर जैक ड्रिस्कॉल, कार्ल डेनहम और उनकी टीम अन की तलाश में निकलते हैं। उन्हें पता चलता है कि अन को आदिवासी लोग उठा ले गए हैं। जैक परेशान है क्योंकि उसके दिल में ऐन के लिए एहसास है। कार्ल डेनहम अब भी अपने मिशन में है, किंग कॉन्ग को कैमरे में कैद करना। जैक कहता है, मुझे ऐन को बचाना है, फिल्म बाद में बन जाएगी। अब सफर शुरू होता है, स्कल आइलैंड के घने और खतरनाक जंगल के बीच। चारों तरफ अनजान जानवर, खतरनाक कीड़े, गहराई में गिरे हुए घाट और हर कदम पर मौत छुपी हुई। उधर किंग कॉन्ग ऐन को एक ऊंचे चट्टान की तरफ ले जा रहा होता है। ऐन रोती है, घबराती है, लेकिन कॉन्ग उसे मारता नहीं। स्कल आइलैंड के सघन जंगलों में जैक, कार्ल और उनकी टीम ऐन की तलाश में आगे बढ़ रही थी। लेकिन यह कोई साधारण खोज नहीं थी। यह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष था। जंगल इतना घना था कि सूर्य की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच रही थी। हर कदम पर भय और खतरा छुपा हुआ था। अचानक जमीन थरथराने लगती है। धड़ाम! पेड़ों के पीछे से एक विशालकाय डायनासोर बाहर निकलता है। उसकी गर्जना से पूरा वातावरण कांप उठता है। जैक की टीम हैरान परेशान रह जाती है और तभी एक नहीं, दो नहीं, पूरा रैप्टर का झुंड हमला कर देता है। चारों ओर चीख पुकार, गोलियों की आवाजें और जान बचाने की दौड़ लग जाती है। एक सदस्य गिर जाता है और एक रैप्टर उसे वहीं चीर फाड़ देता है। दूसरे पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जानवर पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। कार्ल अपने हाथ में कैमरा पकड़े शूट करता जाता है, चाहे सामने मौत क्यों ना खड़ी हो, उसे अपनी फिल्म पूरी करनी है। जैक चिल्लाता है, कैमरा फेंको, ये फिल्म नहीं, ये जंग है। एक लकड़ी का पुल टूटता है और पूरी टीम गहरी खाई में गिर जाती है। नीचे अंधेरा, कीचड़ और भयानक जीवों से भरी एक घाटी होती है। इस घाटी में रेंगते हैं गगनचुंबी कीड़े, जहरीले स्लग जैसे जीव और खून पीने वाले लीच। एक क्रू मेंबर को एक विशाल स्लग निगल जाता है। जैक और कुछ लोग छिपकर बचने की कोशिश करते हैं, पर वहां मौत हर कोने में घात लगाए बैठी होती है। दूसरी ओर किंग कॉन्ग ऐन को एक ऊंचाई पर स्थित शांत स्थान पर ले जाता है, जहां सूरज डूब रहा होता है और पानी का एक सुंदर झरना बह रहा होता है। ऐन कॉन्ग के सामने अपने नृत्य और हंसी से उसे बहलाने की कोशिश करती है। अद्भुत रूप से कॉन्ग मुस्कुराता है। वो पहली बार किसी जानवर जैसा नहीं, एक अकेले भावुक जीव जैसा लगता है। ऐन अब उसे डर से नहीं, समझदारी और करुणा की दृष्टि से देख रही थी। किंग कॉन्ग और ऐन के बीच एक अनकहा बंधन बनने लगा था। नीचे घाटी में जैक और कार्ल की टीम जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रही थी। हर तरफ अजीब और भयानक जीव थे। कोई कीड़ा इतना बड़ा था कि इंसान को जिंदा निगल ले। कोई छिपकली की तरह दीवारों पर रेंग रहा था। जैक, कार्ल और कुछ बची हुई टीम मेंबर्स कीचड़ में धंसे हुए थे जब एक विशालकाय कीड़ा कार्ल के ऊपर चढ़कर उसे जकड़ने लगा। कार्ल मदद के लिए चिल्ला रहा था और जैक एक लकड़ी उठाकर उस कीड़े को मारने लगता है। किसी तरह जैक और कार्ल उस खाई से निकलते हैं। अब जैक के मन में सिर्फ एक ही बात थी, अन को ढूंढना। वो तेजी से जंगल की ओर बढ़ता है, जहां पेड़ों के बीच उसे किंग कॉन्ग के पांव के निशान दिखाई देते हैं। इतने विशाल निशान देखकर वो सहम जाता है, लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है ऐन अब उसी के साथ है। दूसरी ओर कॉन्ग ऐन को एक शांत और ऊंची चट्टान पर ले जाता है, जहां से पूरा जंगल दिखाई देता है। ऐन अब उससे डरती नहीं, बल्कि कॉन्ग के भीतर छिपी इंसानियत को पहचानने लगती है। वो कॉन्ग के सामने मस्ती करती है,
हंसती है, नाचती है, और कॉन्ग पहली बार सच में मुस्कुराता है। पर उनकी ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। जंगल में गूंजती है एक जोरदार दहाड़। 3 विशाल स्टेगोसॉरस रेक्स, यानी कि स्कल आइलैंड के सबसे खतरनाक डायनासोर, एन के पीछे पड़ जाते हैं। एन जान बचाकर भागती है, एक पेड़ से लटकती है, नीचे गहरी खाई, ऊपर मौत। और तभी आता है किंग कॉन्ग। वो उन तीनों डायनासोर से भिड़ जाता है। एक को जमीन पर पटक देता है, दूसरे का जबड़ा फाड़ देता है, और तीसरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर चट्टान से दे मारता है। एन पेड़ से गिरने ही वाली होती है। कॉन्ग एक हाथ से उसे पकड़ता है और दूसरे हाथ से लड़ाई जारी रखता है। ये नजारा ऐसा था जिसे देखकर कोई भी चौंक जाए। एक तरफ जंगल के सबसे खतरनाक जानवर, दूसरी तरफ कॉन्ग, जो अब सिर्फ कोई जानवर नहीं बल्कि एन का रक्षक बन चुका था। कॉन्ग की जीत होती है। वो थका हुआ, जख्मी और गुस्से से भरा हुआ दिखता है, लेकिन एन को देखकर उसका गुस्सा पिघल जाता है। वो उसे धीरे से उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है। जंगल के भीतर काल अब भी अपनी फिल्म और पैसों के पीछे भाग रहा था। उसे किंग कॉन्ग की ताकत देखकर एक और प्लान सूझता है। अगर मैं कॉन्ग को पकड़ लूं तो उसे न्यूयॉर्क ले जाकर लोगों को दिखाऊं और करोड़ों कमा लूं। वो तुरंत एक योजना बनाता है, कॉन्ग को पकड़ने की, बेहोश करने की और अपनी फिल्म को बेचने की। उधर जैक अकेला जंगल में एन को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। वो कई खतरों से बचते हुए आखिरकार उस चट्टान तक पहुंच जाता है जहां कॉन्ग और एन थे। वो छिपकर देखता है। एन कॉन्ग के साथ बैठी है, बिल्कुल शांत और सुरक्षित। जैक को यह देखकर हैरानी होती है। वो समझ जाता है कि कॉन्ग कोई राक्षस नहीं, वो एन की रक्षा कर रहा है। जैक धीरे धीरे एन के पास पहुंचता है। एन उसे देखकर चौंकती है, पर तुरंत समझ जाती है कि जैक उसे बचाने आया है। वो कॉन्ग की ओर देखती है। उसकी आंखों में भरोसा, दुख और अलविदा तीनों भाव होते हैं। एन जैक के साथ वहां से निकल जाती है। कॉन्ग जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी बाहें खाली होती हैं। एन जा चुकी होती है। गुस्से में कॉन्ग जंगल के पेड़ों को तोड़ता है, जोर से दहाड़ता है और पूरे स्कल आइलैंड में तबाही मचा देता है। काल अब अपनी टीम के साथ आ जाता है। उसके पास होते हैं क्लोरोफॉर्म बॉम्ब्स और जाल। वो कॉन्ग को ढूंढ निकालते हैं। एक तेज धमाका और एक बॉम्ब कॉन्ग के पास फेंका जाता है। कॉन्ग गुस्से में चीखता है और हमला करता है, पर एक के बाद एक कई बॉम्ब्स फेंके जाते हैं। एन को कहीं ना पाकर कॉन्ग और ज्यादा पागल हो जाता है। आखिरकार वो लड़ते लड़ते बेहोश हो जाता है। काल मुस्कुराता है। उसका सपना पूरा हो चुका होता है। अब काल के पास होता है एक कैद में पड़ा हुआ किंग कॉन्ग और एक पूरी दुनिया जिसे वो बेच सकता है। कुछ हफ्तों बाद न्यूयॉर्क सिटी की चमकदार गलियों में पोस्टर्स लगे हैं। कार्ल डेनहम प्रेजेंट्स द 8वीं आश्चर्य किंग कॉन्ग। हर तरफ हल्ला मचा हुआ है। लोग थिएटर के बाहर लाइन में खड़े हैं, तैयार हैं एक ऐसे स्पेक्टिकल को देखने के लिए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। थिएटर के अंदर मंच पर भारी पर्दा गिरा होता है। काल चमचमाते सूट में लोगों का स्वागत करता है। फिर वो गर्व से कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू किंग कॉन्ग। पर्दा उठता है और सबकी सांसें थम जाती हैं। वो विशाल काला गोरिल्ला, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, आंखों में नाराजगी, कंफ्यूजन और दुख लिए खड़ा होता है। लोग तालियां बजाते हैं, फ्लैश कैमरे चमकते हैं, लेकिन किसी को एहसास नहीं होता कि वो कोई जानवर नहीं, एक जिंदा प्राणी है जिसकी भावनाएं हैं, यादें हैं और एक गुस्सा भी। काल एक लड़की को एन के कपड़े पहनाकर मंच पर लाता है ताकि वो लोगों को दिखा सके कि कैसे कॉन्ग को एन से प्यार हो गया था। कॉन्ग उस नकली लड़की को देखता है, पर तुरंत पहचान लेता है वो एन नहीं है। कॉन्ग जोर से दहाड़ता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो बेड़ियों से छटपटाता है और एक पल में जंजीरें तोड़ देता है। भीड़ डरकर इधर उधर भागने लगती है। थिएटर में अफरा तफरी मच जाती है। कॉन्ग अब आजाद है। वो गुस्से में सड़क पर निकल पड़ता है, गाड़ियों को पलटता है, खंभों को तोड़ता है। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, एन। दूसरी ओर
असली एन एक पुराने कबरे शो में काम कर रही होती है। वो स्टेज पर होती है जब उसे शहर में चीख पुकार और तोड़फोड़ की आवाजें सुनाई देती हैं। वो भागती है। उसे पता है कॉन्ग उसे ढूंढ रहा है। न्यूयॉर्क की गलियों में बर्फ गिर रही होती है। हर तरफ चीख पुकार, सायरन्स और आर्मी की गाड़ियां दौड़ रही होती हैं। कॉन्ग भीड़ में से एन को ढूंढता हुआ चिल्लाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि बेचैनी और तड़प होती है। इसी बीच एक सुनसान गली में एक स्ट्रीट लैंप की रोशनी के नीचे कॉन्ग और एन आमने सामने आ जाते हैं। कुछ पल के लिए दुनिया जैसे थम जाती है। कॉन्ग धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एन बिना डरे बिल्कुल शांत उसके पास आ जाती है। कॉन्ग उसके सामने बैठ जाता है। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं। एन उसकी हथेली में चुपचाप चढ़ जाती है। दोनों की आंखों में वही जुड़ाव, वही भरोसा, जैसे स्कल आइलैंड पर था। अब कॉन्ग शांत हो चुका है। उसे एन मिल चुकी है, लेकिन शहर अभी भी डर के साए में है। पुलिस और आर्मी अब कॉन्ग को गिराने के लिए तैयार हैं। कॉन्ग एन को अपनी हथेली में लेकर न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। तेज हवा, बर्फ की चादर और चकाचौंध शहर के बीच कॉन्ग एक एक स्टेप ऊपर चढ़ता है। एन उसके हाथ में होती है, शांत, क्योंकि उसे कॉन्ग से कोई डर नहीं। वो ऊपर पहुंचते हैं, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी पर। न्यूयॉर्क की सारी रोशनी उनके नीचे होती है और ऊपर सिर्फ खुला आसमान। एन कॉन्ग की हथेली में बैठकर उन सब चीजों को देखती है, शहर की चमक, भीड़ की दौड़ और अपने सामने बैठा एक दिल वाला राक्षस। ठंडी हवा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी पर तेजी से बह रही होती है। कॉन्ग चुपचाप बैठा होता है, उसकी हथेली में एन। वो दोनों साथ में आसमान की ओर देखते हैं, मानो किसी और ही दुनिया में हो। लेकिन तभी दूर से आती है एक आवाज, फाइटर प्लेन्स की गूंज। 4 बाइप्लेन जेट्स तेजी से बिल्डिंग की ओर आते हैं। कॉन्ग एक पल के लिए ऊपर देखता है और समझ जाता है कि खतरा आ चुका है। वो एन को धीरे से बिल्डिंग की एक कोने पर रखता है, जहां वो सुरक्षित रहे। फिर वो खड़ा होता है, सीना ताने, तैयार अपनी आखिरी लड़ाई के लिए। प्लेन्स ऊपर से चक्कर लगाते हैं और गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। कॉन्ग ताकत और फुर्ती से बिल्डिंग की दीवारों पर चढ़कर प्लेन्स से बचने की कोशिश करता है। वो कुछ प्लेन्स को पकड़ने की कोशिश भी करता है, एक को छू भी लेता है, लेकिन बाकी गोलियां उसकी पीठ में लगती हैं। एन नीचे से चिल्लाती है, रुको, डोंट हर्ट हिम। लेकिन कोई नहीं सुनता। वो बस एक मॉन्स्टर की तरह देखा जा रहा है, ना कि एक ऐसे जीव की तरह जिसने प्यार करना सीखा। कॉन्ग अब बुरी तरह घायल हो चुका है। उसकी सांसें धीमी हो रही हैं, लेकिन उसकी नजरें एन पर टिकी रहती हैं। वो धीरे धीरे बिल्डिंग की चोटी की सबसे ऊंचाई तक पहुंचता है और फिर एक आखिरी बार आसमान की ओर देखता है। एक जोरदार गोली उसके सीने में लगती है। कॉन्ग लड़खड़ाता है और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर गिरने लगता है। कॉन्ग का विशाल शरीर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से नीचे गिरता है, धीरे धीरे, जैसे पूरा आसमान रो रहा हो। न्यूयॉर्क की सड़कों पर भीड़ जमा हो चुकी थी। सैकड़ों लोग उस जगह पर खड़े थे जहां किंग कॉन्ग का विशाल शरीर अब भी निष्कल और शांत पड़ा था। हर तरफ सन्नाटा था। एक राक्षस नहीं गिरा था, बल्कि एक ट्रेजिक हीरो, जिसने सिर्फ एक लड़की से प्यार किया था।